अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। इवोल्यूशन ये एक सीरीज़ मैंने अनाउंस की थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से मसाइल की वजह से मैं इसे टाइम पे डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन अब हम इस सिलसिले का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की पहली किस्त है जिसमें हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और कुछ की टर्म्स यानी कि कलीदी इस्तिलाहात को समझने की कोशिश करेंगे। आइडिया ये है कि मैं ये नहीं चाहता कि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एरियाज़ या बहुत इसके जो पेचीदा मज़ामीन हैं इवोल्यूशन के उनको हम डिस्कस करना शुरू करें और हमें जो बुनियादी इस्तिलाहात हैं उसकी समझ ना हो। तो आज की इस किस्त में हम इसकी तारीख़ और इसकी जो कलीदी इस्तिलाहात हैं उनको डिस्कस करेंगे ताकि बाद में आने वाली अक्सात में जो हम चीज़ें डिस्कस करें वो समझने में हमें आसानी हो। कहानी बहुत लंबी है लेकिन मैं मुख्तसर करते हुए जल्द से जल्द आप तक इसे पहुंचाना चाहूँगा। 1830 की दहाई में यंग चार्ल्स डार्विन HMS बीगल में दुनिया के एक मुतालियाती दौरे पर निकलते हैं और मुख्तलिफ अनवा को देखते हैं और उनका जो फ़र्क है वो उसका मुतालिया करते हैं और अपनी इस समझ को, अंडरस्टैंडिंग को वो थियोराइज़ करते हैं। फिर उनके साथ साथ ज़िंदगी में और भी वाक़यात हुए, वो इस सारे आइडिया को छोड़ कर चले गए, कबूतरबाजी और नंबर ऑफ़ अदर थिंग्स। एक दिन उन्हीं के हम असर साइंसदान अल्फ्रेड वॉलस ने उनसे रब्ता किया और उन्होंने बताया डार्विन को कि वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यानी फितरी चुनाव के मेथड से चीज़ें इवॉल्व होती हैं। मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। तो डार्विन ने फिर आओ देखा ना ताओ जल्दी से अपने उस्ताद से मशवरा करके अपनी थ्योरी को पब्लिश कर दिया 1859 में। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बहुत मशहूर किताब है, बड़े लंबे टाइटल के साथ। मुख्तसरन हम उसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें डार्विन ने ये नज़रिया पेश किया कि जो मखलूक़ात हैं ये नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के तहत इनका इर्तिका होता है। नाउ माइंड यू कि अभी हम बात कर रहे हैं क्लासिकल डार्विनिज़म की। डार्विनिज़म और नियो डार्विनिज़म, ये जिसका नाम साइंसी नाम उसका मॉडर्न सिंथेसिस है, ये दो अलग चीज़ें हैं। देयरफॉर जब हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो इन दोनों की एक्सप्लेनेशंस भी डिफरेंट हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन की, इसका मतलब ये है कि अनवाह में जानदार जानवर उसमें तगय्युर आता है और वो तगय्युर वक्त के साथ साथ एक पूरी नस्ल में वो ज़हूर पज़ीर हो जाता है। वो कैसे ये होता है? इट्स क्वाइट सिंपल अकॉर्डिंग टू डार्विन कि जो ट्रेड्स या जो खसूसियात बच जाती हैं और वो सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होती हैं और वो रिप्रोडक्शन के ज़रिए अगली नस्ल में जाती हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फिक्स हो जाती हैं। सो दिस इज़ टू से कि डार्विन के नज़दीक जो नेचुरल सिलेक्शन है वो कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है कि जहाँ पे नेचर एक्टिवली सिलेक्ट करती है फेवरेबल ट्रेड्स को, बल्कि जो ट्रेड्स बच जाती हैं वो ऑटोमेटिकली डीम की जाती हैं कि वो सिलेक्ट हो गई हैं। सो इट्स मोर ऑफ अ मेटाफोर देन ए रियल सिलेक्शन। बाद में ये नज़रिया अपडेट हुआ लेकिन उस पे हम आएंगे। आज तो हम इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और जो की टर्म्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं। नाउ डार्विन को ये चीज़ तो पता उसने लगा लिया, एटलीस्ट उसने ये थ्योरी दे दी कि नेचुरल सिलेक्शन के ज़रिए चीज़ें इवॉल्व होती हैं और जो ट्रेड्स हैं वो इनहेरिट की करती है जो अगली नस्ल होती है। लेकिन ये कैसे होता है डार्विन को ये नहीं पता था। इसके लिए डार्विन ने कई और तरीके आजमाए। मिसाल के तौर पे थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस और जेम्यूल्स की थ्योरी दी कि हमारे जिस्म में जेम्यूल्स होते हैं, वो अगली नस्ल में जाते हैं सो फोर्थ। लेकिन इन थ्योरीज़ को उस वक्त के साइंसदानों ने रिजेक्ट कर दिया इसलिए कि वो उनको अच्छी नहीं लगी या साइंसी म्यार पे पूरी नहीं उतरी, जो भी कह लें। लेकिन ये डार्विन की तरफ से एक तशनगी रह गई। और यहाँ से हमारी कहानी में दाखिल होते हैं ग्रेग मेंडल, जो कि एक मॉन्क थे और उसके साथ साथ साइंसदान भी थे। उन्होंने मटर के पौधों पे कुछ तजर्बात किए और इस नतीजे पे पहुँचे 1865 में कि जो ट्रेड्स हैं वो नर और मादा से इनहेरिट किए जाते हैं और वो कुछ डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। और साथ मेंडल ने ये बात भी इससे दुनिया को आगाह किया कि ये जो नए ट्रेड्स होते हैं औलाद में, ये
माँ और बाप के ट्रेट्स का कोई मिक्सचर नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता, बल्कि ये इंडिविजुअली ये पास ऑन होते हैं, कुछ माँ की तरफ से कुछ बाप की तरफ से. दिस इज द बर्थ ऑफ जेनेटिक्स. लेकिन इसको जेनेटिक्स का नाम नहीं दिया गया, बल्कि इस थ्योरी को सीरियस भी नहीं लिया गया. बस ये बनी और ख़त्म हो गई, और फिर ये दहाइयों तक, कम से कम कोई 20-30 साल तक इस थ्योरी को किसी ने सीरियस लिया ही नहीं. 20वीं सदी के अवाइल में बहुत से साइंसदान इस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेंडल की थ्योरी को दोबारा से रीसर्फेस किया, और यहाँ से हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है फील्ड ऑफ जेनेटिक्स के हवाले से ये सामने आना शुरू होती है. इनफैक्ट 1905 में इस फील्ड को बाकायदा जेनेटिक्स का नाम भी दे दिया गया. यूं ये साइंटिफिक फील्ड डेवलप होना शुरू हुई, और विल्हेल्म जोहानसन जो कि डेनिश साइंसदान थे, 1909 में उन्होंने ग्रेग मेंडल ने जिन चीज़ों को डिस्टिंक्ट फैक्टर के तौर पे प्रेजेंट किया था, उनका नाम जीन्स रखा. और यूं जेनेटिक्स से जीन्स तक हम आ गए, यानी कि जो ओवरऑल फील्ड ऑफ स्टडीज़ है उसमें ये डेवलपमेंट हुई कि जो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स मेंडल ने बयान किए थे उनको भी आज हम जीन्स कहते हैं, और ये 1909 में ये नाम सामने आया. नाउ अब तक की डेवलपमेंट से साइंसदान इस नतीजे पे तो पहुंच चुके थे कि नेचुरल सिलेक्शन होती है और उसके बाद जीन्स हैं, लेकिन अब जीन्स, नेचुरल सिलेक्शन, इन दोनों को कैसे इकट्ठा किया जाए. एंड देन देयर इज आल्सो अ बिगर प्रॉब्लम कि हम एक पर्टिकुलर नस्ल से दूसरी नस्ल तक तो हम एक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक माँ है, एक बाप है, फिर आगे उनकी औलाद है, तो कुछ आते वो माँ से लेंगे, कुछ बाप से लेंगे, रंगत चेहरे की भी ऐसे ही होगी, आंखों का रंग, so on and so forth. I mean that is something which is understandable. लेकिन ये चेंज एक पूरी स्पीशीज वाइड ये किस तरह से अप्लाई हो सकते हैं, दैट वाज स्टिल अ क्वेश्चन. और सिर्फ स्पीशीज की ही बात क्यों की जाए, काइंड्स की बात क्यों ना की जाए, ये सीरियस सवालात थे. इसका जवाब थियो डोब्जांस्की ने दिया, यानी कि उन्होंने पॉपुलेशन जेनेटिक्स की साइंस में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया. पॉपुलेशन जेनेटिक्स एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो ये एग्जामिन करती है कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं वो एक पॉपुलेशन में किस तरह से फैलती हैं, कितनी नस्लों में फैलती हैं, क्या वेरिएशंस हमें चाहिए होती हैं, और वो वेरिएशंस ना हों तो फिर क्या होता है. इसी सारी स्टडीज़ के गर्द में, गुबार में हमारे पास कुछ नई डेफिनेशंस भी हैं जो कि आज तक कंट्रोवर्शियल हैं. मिसाल के तौर पे एक पर्टिकुलर टर्म है, एक डेफिनेशन है स्पीशीज़ की, कि स्पीशीज़ क्या होती हैं. नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काइंड एंड स्पीशीज़. आप उसको आसानी से इस तरह से समझ लें कि काइंड है जैसे कि हमारे पास बिल्ली है, और बिल्ली के साथ हमारे पास मिसाल के तौर पे गधा है, तो ये दो मुख्तलिफ काइंड्स के जानदार हैं. लेकिन जब हम स्पीशीज़ की बात करते हैं तो मोस्टली इट मीन्स कि वो दो जानदार जो आपस में एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना कर सकें. मीन्स कि अगर वो आपस में इवन सेक्सुअल, पहली बात है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ही ना सकें, एक बैरियर आ जाए. दूसरी ये है कि अगर कर भी दें, एक हाइब्रिड बन भी जाए, तो वो खुद फर्टाइल ना हो, यानी कि उसकी आगे से नस्ल ना चल सके. अगर यहाँ तक हम आ जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये दो जानदार जो हैं, मेल और फीमेल, ये दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ से इनका ताल्लुक है. सो मिसाल के तौर पे एक गधा है और उसका मिलाप एक घोड़ी से होता है, तो उनके जो खच्चर पैदा होगा वो आमतौर पे फर्टाइल नहीं होता. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये गधा और घोड़ी ये दो अलग स्पीशीज से हैं. सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि दो बिल्कुल एक ही तरह के जानदार जो बज़ाहिर एक तरह के लगते हैं, गधे और घोड़ी में तो फिर भी कुछ फ़र्क है, लेकिन जो मुकम्मल तौर पे एक तरह से लगते हैं, अगर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते तो वो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ कहलाएंगे. जैसे बहुत से हाथी हैं, इनफैक्ट अफ्रीका में हाथियों की दो बड़ी किस्में, वो दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ इसीलिए कहलाती हैं कि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते. अब आपने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि ये साइंस बहुत ज़्यादा बिखर चुकी थी, तो अब इसको इकट्ठा कैसे किया जाए, इसलिए कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स. मिसाल के तौर पे जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की, तो जैसे आगे हमने डिस्कस किया कि नेचुरल सिलेक्शन इज़ टू बी टेकन एज जस्ट ए पैसिव फिल्टर, कि जो स्पीशीज़ बच गई देयर आर डीम्ड टू हैव बीन टू सिलेक्टेड, कि उनकी सिलेक्शन हो गई. ऐसा नहीं कि नेचर एक्टिवली सिलेक्ट करती है. लेकिन अब जबकि हमारे पास
फील्ड ऑफ जेनेटिक्स आ गई है और हम ये कह रहे हैं कि वो जीन्स जो कि स्पीशीज की कंटिन्यूएशन के लिए बेनिफिशियल हैं, फायदा मंद हैं, सिर्फ वही बचेंगी। दिस इज वेयर वी हैव ए प्रॉब्लम, क्योंकि अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो बच गई उनको हम ये कह देंगे कि ये सिलेक्ट हो गई, बल्कि अब हमने पहले सिलेक्ट करना है, नेचर ने सिलेक्ट करना है उन जीन्स को, उन नए कॉम्बिनेशंस को जो कि स्पीशीज के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, उनकी सर्वाइवल के लिए और उनकी रिप्रोडक्शन के लिए। दिस इज़ वेयर द मॉडर्न सिंथेसिस और द न्यू डार्विनिज्म कम्स इन, बिकॉज अब नया नज़रिया ये है कि नेचर इज़ नो लॉन्गर अ पैसिव फिल्टर। ये सिर्फ कोई एक पैसिव फिल्टर नहीं है, बल्कि नेचर एक्टिवली उन वेरिएशंस को, उन म्यूटेशंस को सिलेक्ट करेगी जो जेनेटिक लेवल्स पे होती हैं, और वो सिलेक्शन की बेस ये होगी कि वो बेनिफिशियल होती हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है और जो की टर्म्स हैं वो क्या हैं। नाउ लेट्स मेक वन थिंग क्लियर कि इस एपिसोड के बाद जब हम डार्विनियन इवोल्यूशन का जिक्र करेंगे तो हम असल में मॉडर्न सिंथेसिस या नियो डार्विनिज्म का जिक्र कर रहे होंगे। वाई, यू माइट वंडर। वेल, इसलिए कि दुनिया में जो टेक्स्ट बुक बायोलॉजी जिसे कहा जाता है, जो स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है, वो यही है। सो जब हम नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र करेंगे तो फिर पैसिव फिल्टर का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि एक एक्टिव मैकेनिज्म का जिक्र करेंगे कि जो बेनिफिशियल जो वेरिएशंस हैं, ये म्यूटेशंस हैं, उनको सिलेक्ट करती है। एट द सेम टाइम जब हम डार्विनिज्म का जिक्र करेंगे तो वो नियो डार्विनिज्म होगा एज अ होल। ये है वो बेसिक तारुफ। आगे चल के हम इस सारी कहानी में साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो डिस्कस करेंगे एक एक करके। नेचुरल सिलेक्शन का जिक्र करेंगे, रैंडम म्यूटेशन का जिक्र करेंगे, पॉपुलेशन जेनेटिक्स का जिक्र करेंगे कि इन सब में क्या साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नियो डार्विनिज्म एक साइंसी म्यार पे उतरने वाली थियोरी नहीं है। जैसा कि मैंने ये कहा था, जो हमारा प्रोमो था, कि इस पूरी सीरीज़ में मैं कोई कुरान का, कोई हदीस का, किसी रिलीजन का कोई हवाला नहीं दूंगा, बल्कि हम खालिसतन साइंसी बात करेंगे। इट्स आइदर साइंस और फिलॉसफी ऑफ साइंस। होपफुली आज की इस वीडियो में आप तक ये बात पहुंच गई होगी कि बुनियाद क्या है और की टर्म्स क्या हैं। आगे भी अगर कोई आती है तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, बट आई थिंक वी शुड स्टॉप। आज का जो सिलसिला है इसको यहाँ पे रोकते हैं। अगली जो हमारी किस्त है वो नेचुरल सिलेक्शन पे होगी, एंड वी विल डिस्कस कि उसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया आपका।